आज की क्लास में अपन बात करने वाले हैं क्लास 12th फिजिक्स के चैप्टर विद्युत धारिता यानी इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस का पार्ट 2। ठीक है, इसके अन्य पार्ट देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। इससे पिछले लेक्चर में अपन ने देख लिया था कि धारिता क्या होती है और संधारित्र क्या होते हैं। ठीक है, तो यहाँ आपको दोनों चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो सबसे पहले आप फर्स्ट पार्ट देखेंगे। तो अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो मैं थोड़ा रिवाइज कर देता हूँ कि संधारित्र क्या होता है और धारिता क्या होती है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन देखते हैं संधारित्र। संधारित्र अपन ने देखा था कि संधारित्र दो चालकों का युग्म होता है, वो किसी भी आकृति के हो सकते हैं। ठीक है, किसी भी आकृति के दो चालकों का युग्म होता है, यानी कि दो चालक होते हैं। युग्म मतलब दो चालक, वो कैसे भी हो सकते हैं। जैसे यहाँ मैंने लिए दो प्लेटें, ऐसी हो सकती हैं, या दो गोले हो सकते हैं जो एक दूसरे के अंदर उपस्थित हो, यानी कि जिनका सेंटर एक हो, दो गोले। या दो बेलने हो सकती है जिनका एक्सिस होता है, जो अक्ष वो समान हो। ठीक है, तो ऐसे कोई दो चालक होंगे जिन पर विपरीत प्रकृति के आवेश और समान आवेश होंगे। जैसे इस पे प्लस क्यू है तो इस पे माइनस क्यू। ठीक है, और वो दोनों कुछ दूरी पर स्थित होंगे। जैसे यहाँ मैंने ले लिए डी। ठीक है, तो शायद आपको समझ में आ गया होगा संधारित्र होता क्या है। दो चालक युग्म होते हैं, ठीक है, जिन पे विपरीत प्रकृति तथा समान आवेश उपस्थित रहता है और वो कुछ दूरी पर स्थित होते हैं। ये होता है संधारित्र, और वो किसी भी आकृति के हो सकते हैं। लेकिन यहाँ अपन आज के टॉपिक में बात करने वाले हैं समांतर प्लेट संधारित्र के बारे में। यानी कि इसमें अपन जो दो युग्म लेंगे, चालक युग्म, उसमें समांतर प्लेट लेंगे जो ऐसे खड़ी है। ठीक है, एक दूसरे के समांतर, ऐसे समझें आप। ठीक है, तो अपने को पता है दो चालक युग्म होते हैं, तो अपन ने ले लिया दो चालक युग्म, दो प्लेटें ले ली जो कि चालक है। और अपन ने संधारित्र की परिभाषा में देखा था, उन पे समान तथा विपरीत प्रकृति का आवेश उपस्थित रहता है। तो मैंने मान लिया इस पे प्लस क्यू आवेश है, तो इस पे प्लस क्यू है तो इस पे माइनस क्यू होगा, तो इस पे मैंने मान लिया माइनस क्यू। और इसको जो आवेश घनत्व है वो अपन मान लेते हैं सिग्मा। तो यहाँ इस पे प्लस है तो प्लस सिग्मा, इस पे माइनस है तो माइनस सिग्मा। ठीक है, अब ये आवेश है जो मैंने यहाँ दर्शाया, इसका मतलब ये यहाँ नहीं है कि सिर्फ कॉर्नर पे ही है, ये इस पूरे जो प्लेट है, जैसे ये प्लेट थी तो इसके पूरे सरफेस यहाँ पे वितरित है। ठीक है, क्योंकि पृष्ठीय आवेश घनत्व है ये सिग्मा, तो इसके पूरे पृष्ठ पर वितरित होगा। तो प्लस क्यू इस पूरे पृष्ठ पर विपरीत है, अंदर वाले पृष्ठ पर। और दूसरी ये प्लेट है तो माइनस क्यू इसके अंदर वाले पृष्ठ पे वितरित है। ठीक है, आई बात समझ में। अब अपन देखते हैं इसका डेरिवेशन की संधारित्र, इस संधारित्र की जो ये संधारित्र है इसकी धारिता क्या होगी। ये डी दूरी पर उपस्थित है, ये उसका प्लेटों का क्षेत्रफल है ए, दोनों का बराबर क्षेत्रफल है ए। अब अपने को देखनी है धारिता। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको पूरी कहानी का सार बता देता हूँ ताकि आपको बात ये डेरिवेशन समझते टाइम ये ध्यान रहे कि भाई अपने को क्या निकालना और अपन ये क्यों निकाल रहे हैं। ठीक है, तो सार बता देता हूँ थोड़ी 2 सेकंड में कि अपने को पता है अपने को निकालनी है धारिता। ठीक है, धारिता होती है Q बाई वी, आवेश बटा विभवांतर। ठीक है, तो Q अपने को पता है, Q की वैल्यू Q ही है, यहाँ अपन ने दे रखा है Q आवेश। और V C निकालना है, Q पता है, तो अपने को पता है सीधी सी बात, अपने को V निकालना कैसे ही करके। अगर V हो तो Q में भाग दे दें, अपने पास क्या आ जाएगा C, जो कि अपने को निकालना है। अब टोटली अपन कहें तो अपने को निकालना है V। ठीक है, तो V अपन कैसे निकालेंगे, तो V अपन जानते हैं V इज इक्वल टू E इंटू डी या R। ठीक है, V इज इक्वल टू E इंटू डी। तो D अपने को पता है इन दोनों के बीच की दूरी, तो फाइनली अपने को निकालना है E। अगर E आ गया तो अपन इसकी धारिता निकाल लेंगे। और E अपने को पता है, प्लेटों के कारण E अपने को पता है, ये अपन फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके थे, विद्युत आवेश एवं क्षेत्र वाले चैप्टर में। ठीक है, तो कुल मिला के ये पूरा अपने आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो अब शुरू करते हैं आज का ये डेरिवेशन, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। ठीक है, तो यदि दो समान क्षेत्रफल A की प्लेटें एक दूसरे से D दूरी पर स्थित है, मान लिया समान क्षेत्रफल की दो प्लेटें D दूरी पर स्थित है। ठीक है, दो प्लेटें हैं जिनका क्षेत्रफल समान है
और वो डी दूरी पर स्थित है। ठीक है, यदि प्लेटों पर पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा तथा कुल आवेश क्यू है। ठीक है, पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा जैसा कि मैंने पहले बताया, और जो कुल आवेश वो क्यू है। तो अपने को ये बात दिखते ही अपने को एक बात समझ में आ जाती है कि सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाई ए। ये अपन पढ़ चुके हैं, पृष्ठीय आवेश घनत्व इज इक्वल टू कुल आवेश बटा कुल क्षेत्रफल। तो सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाई ए। ठीक है, ये अपन ने इसलिए लिख दिया, ये आगे कहीं काम लेंगे अपन। ठीक है, अब जैसा कि मैंने यहाँ बताया विद्युत क्षेत्र अपने को पता है। कैसे पता है ये देखते हैं कि दोनों प्लेटों के मध्य सिग्मा आवेश घनत्व के कारण उत्पन्न होने वाला विद्युत क्षेत्र प्रत्येक बिंदु पर समान होगा। ठीक है, ये समान क्यों होगा? इसका कारण ये है कि इस पे बहुत सारा आवेश वितरित है, प्लस क्यू आवेश वितरित है, और ये इनकी बीच की जो दूरी होती है वो बहुत कम होती है। ठीक है, आवेश बहुत ज़्यादा होता है लेकिन इनकी बीच की दूरी बहुत कम होती है, इसलिए अपन दूरी बहुत कम होने के कारण अपन विद्युत क्षेत्र है जो एक समान मान लेते हैं। ठीक है, तो लगभग एक समान ही होता है क्योंकि दूरी बहुत कम होती है प्लेटों की। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र होता है वो एक समान होता है, और सिग्मा आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र होगा वो होगा E इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन 0। ये कैसे आया इसका मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ, अगर किसी ने वो फर्स्ट चैप्टर नहीं देखा है। ठीक है, तो अपन ने देखा था किसी प्लेट के कारण, अपने पास कोई प्लेट थी, उसके कारण जो विद्युत क्षेत्र था ऐसे बाहर की तरफ, अगर प्लस क्यू आवेश है, ठीक है, तो बाहर की तरफ विद्युत बल रेखाएं बाहर की तरफ जाएंगी, तो बाहर की तरफ जो ई सदिश था वो था सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन 0, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन 0, ये था बाहर की तरफ विद्युत क्षेत्र। अब यहाँ क्या है, दो प्लेटें हैं, इस जिस पे यहाँ प्लस क्यू आवेश है, तो अपने को पता है प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत बल रेखाएं बाहर की तरफ जाएंगी, तो विद्युत क्षेत्र में मान लिया ऐसे बाहर की तरफ प्लस क्यू आवेश के कारण कितना होगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन 0। अब अपने को पता है कि यहाँ एक प्लेट और है जिस पे नेगेटिव आवेश है, तो नेगेटिव आवेश के कारण विद्युत बल रेखाएं उसके अंदर जाएंगी। ठीक है, अंदर जाएंगी मतलब विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन यही रहेगी। ठीक है, तो उसके कारण भी विद्युत क्षेत्र होगा जो कि अंदर की तरफ होगा, वो भी होगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन 0। तो अपने को पता है दोनों की डायरेक्शन एक जैसी है, प्लस क्यू आवेश के कारण बाहर की तरफ, माइनस क्यू आवेश के कारण अंदर की तरफ, तो दोनों जुड़ जाएंगे और समान है। तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन 0 प्लस दूसरे के कारण सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन 0, डायरेक्शन एक जैसी है तो अपन जोड़ देते हैं, तो ये आ जाएगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन 0, जो कि यहाँ मैंने लिखा है सिग्मा बाई एप्सिलॉन 0। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि जो विद्युत क्षेत्र है वो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट कैसे आया। ठीक है, अगर आपको ज़्यादा समझना है तो आप फर्स्ट लेक्चर देखें, विद्युत आवेश एवं क्षेत्र। ठीक है, तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन 0 ये अपने पास फाइनली आ गया विद्युत क्षेत्र। तो सिग्मा की वैल्यू अपन यहाँ से रख देते हैं, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाई ए, तो क्यू बाई ए बाई एप्सिलॉन नॉट। तो विद्युत क्षेत्र की वैल्यू अपने पास ये आ गई क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट, समीकरण में दे देता हूँ 1। अब अपने पास क्या आ गया, विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र को अगर अपन डी से गुणा करें जो कि इनके बीच की दूरी है, तो वो अपने पास आएगा विभव। ठीक है, क्योंकि ये अपन फॉर्मूला देख चुके थे, ये सेकंड चैप्टर में अपन ने देखा था विद्युत विभव वाले चैप्टर में कि V इज इक्वल टू ई इंटू डी, विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव में संबंध वाले टॉपिक में अपन ने ये देखा था। ठीक है, तो आई होप आपको पता होगा। तो D से गुणा कर लेते हैं ई इंटू डी, तो ई क्या था, क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी, तो ये आ गया विभव। ठीक है, अब अपने को पता है धारिता क्या होती है, धारिता होती है क्यू बाई वी, सी इज इक्वल टू क्यू बाई वी। तो क्यू भी पता है, वी भी पता है, तो भाग दे देते हैं, अपने पास आ जाएगी धारिता। तो धारिता इज इक्वल टू कुल आवेश बटा विभवांतर। कुल आवेश अपने को पता है, अपन ने क्यू दिया था, ये देखिए दोनों प्लेटों पर, एक पे प्लस क्यू एक पे माइनस क्यू, तो अपने को आवेश का परिमाण देखना है, अपन ने कितना आवेश दिया, प्लस क्यू बटा क्यू। अब ये क्या था, विभव बटा वी की वैल्यू ये यहाँ से उठा के यहाँ रख देंगे, तो यहाँ से Q और Q कट जाएगा, ए एप्सिलॉन नॉट ऊपर चल जाएगा, Q से Q कट जाएगा, ए एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा बट्टा D। तो C की वैल्यू आ गई ए एप्सिलॉन नॉट बट्टा D। ठीक है, ए एप्सिलॉन नॉट बट्टा D। अब यहाँ एप्सिलॉन नॉट क्या है,
परावैद्युतांक है किसका, हवा का, या हवा का कहते हैं या निर्वात का। ठीक है, तो ये फॉर्मूला वैलिड है निर्वात के लिए। निर्वात के लिए फॉर्मूला क्या होगा धारिता का, ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। ये किसके लिए होगा, समांतर प्लेट संधारित्र के लिए। अब अपन देखते हैं अगर निर्वात ना हो कि उसके बीच कोई एप्सिलॉन आर परावैद्युतांक का कोई माध्यम उपस्थित है, यदि प्लेटों के मध्य एप्सिलॉन आर परावैद्युतांक का कोई माध्यम भर दें तो धारिता एप्सिलॉन आर गुना हो जाती है। ठीक है, यह आप याद भी रख सकते हैं, लेकिन मैं आपको अभी तरीका समझाऊंगा ये ऐसा क्यों होता है। ठीक है, कारण बताऊंगा। तो अपने को ये बात पता है कि अपन ने अभी देखा ये C इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, यानी कि निर्वात के लिए ये था ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, ये है निर्वात के लिए। अब अपने को पता है एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। अगर कोई माध्यम है तो एप्सिलॉन नॉट की जगह अपन क्या लिखेंगे, एप्सिलॉन, जो कि होता है एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। ठीक है, तो इसकी जगह ये रख देते हैं। तो सी माध्यम में जो धारिता होगी इज इक्वल टू ए इंटू एप्सिलॉन बटा डी। एप्सिलॉन की जगह अपन क्या लिखेंगे, सी निर्वात, या एप्सिलॉन की जगह बता रहा हूँ तो एप्सिलॉन इज इक्वल टू, ये एप्सिलॉन है, एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। ठीक है, तो ए एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर बटा डी। तो अपन ने यहाँ क्या पढ़ा था, एप्सिलॉन आर गुणा हो जाती है, तो निर्वात के लिए ये थी, ये गुणा हो गई एप्सिलॉन आर से। ठीक है, तो आपको दो फॉर्मूले याद रखने, फाइनली डेरिवेशन भी याद रखना है क्योंकि एग्जाम में पूछा जा सकता है, और न्यूमेरिकल के लिए आपको दो फॉर्मूले याद रखने। ये है निर्वात के लिए समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, और अगर धारिता का उसके बीच में, संधारित्र के बीच में कोई एप्सिलॉन आर या के, इसको एप्सिलॉन आर को के से भी दर्शाते हैं, उसका कोई परावैद्युतांक का कोई पदार्थ भर दिया जाए पूरे के अंदर, ठीक है, तो उसका एप्सिलॉन आर गुणा हो जाता है, यानी कि इसके गुणा कर देंगे वो के या एप्सिलॉन आर। ठीक है, तो ये आ जाएगा धारिता उस समांतर प्लेट संधारित्र की माध्यम के अंदर। ठीक है, तो ये हो गए दोनों फॉर्मूले, इसके आधारित अपन आगे न्यूमेरिकल देखेंगे। अभी उससे पहले अपन देख देते हैं अब संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, ये एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि संधारित्र की, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। तो कारक अपन देखने के लिए क्या करेंगे, सीधा फॉर्मूला देखेंगे, फॉर्मूले में जो जो चीज़ें आ रही है वो उस पर प्रभाव डालेंगे। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है, सी इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर बाई डी। किसी माध्यम के लिए अपन देख रहे हैं ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर बटा डी, जो कि अपन ने यहाँ भी देखा। ठीक है, तो फॉर्मूला अपने को पता है तो अपन आसानी से बता सकते हैं ये किस किस पे डिपेंड करेगा। तो पहली बात अपन देख रहे हैं सी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए, सी ए के समानुपाती है, यानी कि उस संधारित्र की धारिता बढ़ेगी अगर उन प्लेटों का क्षेत्रफल में बढ़ा दूं, तो सी बढ़ेगा अगर ए बढ़ा दूं। ठीक है, और सी घटेगा अगर ए घटा दूं, यानी कि सी है जो ए के समानुपाती है। दूसरी बात अपन देख रहे हैं सी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई डी। ये देखिए सी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई डी, या सी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डी, यानी कि सी 1 बाई डी के तो समानुपाती है लेकिन डी के व्युत्क्रमानुपाती है, यानी कि डी घटाएंगे तो सी बढ़ेगा क्योंकि ये उल्टा है, भाग में। ठीक है, और सी अगर अपने को घटाना है तो अपन क्या करेंगे, डी बढ़ा देंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि संधारित्र की जो धारिता है वो डी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। और फिर आता है एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, ये किसको डिनोट करते हैं, किसी माध्यम को। ठीक है, तो अपन क्या कह सकते हैं, सी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन आर। अगर एप्सिलॉन आर का कोई माध्यम भर दें तो वो सी को बढ़ाएगा। ठीक है, तो ये इसके समानुपाती है। तो ये तीन चीज़ें होती है जो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता को प्रभावित करते हैं। ये सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं एग्जाम में कि कौन कौन चीज़ें इसको प्रभावित करती है, तो आपको ये फॉर्मूला लिखना है और फिर आसानी से ये लिख सकते हैं। ठीक है, अब अपन रिवाइज कर लेते हैं अभी तक अपन ने क्या देखा, ताकि अपन आगे अपन क्या करेंगे, न्यूमेरिकल। तो अपन ने देखा कि धारिता जो होती है वो क्या होती है अगर उसके बीच में वायु या
निर्वात हो, ठीक है। वायु या निर्वात के लिए एप्सिलॉन आर की वैल्यू 1 होती है, ठीक है। तो एप्सिलॉन आर की 1 होती है, तो अपने को पता है सी इज इक्वल टू क्या होती है माध्यम के लिए, ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर बाई डी। ये फॉर्मूला होता है किसी माध्यम के लिए धारिता का, ठीक है। तो अगर माध्यम हवा या निर्वात लेंगे तो एप्सिलॉन आर की वैल्यू 1, तो ये हो जाएगी 1, तो 1 मतलब एप्सिलॉन नॉट ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, तो सी निर्वात आ गया ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। एक बात तो ये देखिए। दूसरी बात, अगर कोई एप्सिलॉन आर या के का कोई परावैद्युतांक का कोई पदार्थ उसके बीच में उपस्थित है, तो सी माध्यम होगा ए एप्सिलॉन नॉट डी इंटू एप्सिलॉन आर। अब एक बात ये समझने वाली है कि ये जो माध्यम है ये इस पूरे के अंदर है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, पूरा माध्यम बीच में भरा हुआ है, ठीक है, ना कि ये इतनी पट्टी सी है। पट्टी वाला अपन नेक्स्ट लेक्चर में भी देखेंगे, ये अभी पूरे के अंदर भरा हुआ है। नेक्स्ट में अपन देखेंगे अगर कोई टी मोटाई की कोई पट्टी उपस्थित है, ठीक है, वो अपन नेक्स्ट में देखेंगे। अभी ये पूरे के अंदर भरा हुआ है दोनों प्लेटों के, यानी कि इस प्लेटों के बीच की दूरी डी है, तो इस माध्यम की भी मोटाई डी है, ठीक है। तो तब होगा ये फॉर्मूला, ठीक है। अगर इसकी भी कुछ मोटाई हो, कुछ थोड़ी पतली सी पट्टी हो, तो वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। और ये मैंने आपको बता ही दिया था, तो ये दो फॉर्मूले अपने को याद रखने। एप्सिलॉन आर को के से भी दर्शाते हैं, ये अपन ने देख लिया था, मैंने बता दिया था पहले। ये कभी कभी एग्जाम में एप्सिलॉन आर लिख देते हैं, कभी के भी लिख देते हैं, ठीक है। अब अपन देखते हैं एक न्यूमेरिकल कुछ ऐसा है कि एक समांतर पट्टिका का संधारित्र, यानी कि समांतर प्लेट संधारित्र, जिसकी पट्टिकाओं के बीच वायु है, ठीक है। यहाँ इसने बता दिया है माध्यम क्या है, वायु की धारिता, यानी कि जब वायु है तब उसकी धारिता है 8 पिकोफैरड। 1 पिकोफैरड का मतलब होता है 10⁻⁻12 फैरड, ठीक है। ये इसने बता दिया है, लेकिन आपको पता भी होना चाहिए। यदि पट्टिकाओं के बीच की दूरी आधी कर दी जाए और इसके बीच 6 परावैद्युतांक का पदार्थ भर दिया जाए, तो अब इस संधारित्र की धारिता ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसमें 2 कंडीशन दी है, एक तो हवा के लिए और दूसरा किसके लिए, 6 परावैद्युतांक का कोई पदार्थ भर दिया जाए उसके लिए, ठीक है। तो अपन सीधी सी बात है, यहाँ माध्यम की बात की जा रही है, तो अपन माध्यम वाला फॉर्मूला यूज लेंगे, C इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर बाई डी, ये फॉर्मूला यूज लेंगे। अब 2 केस अपने को दे रखा है, जब वायु हो और जब 6 परावैद्युतांक वाला माध्यम हो, ठीक है। तो केस 1 में मान लेता हूँ जब वायु है, तो वायु के लिए एप्सिलॉन आर की वैल्यू 1, तो एप्सिलॉन आर की वैल्यू 1 मानेंगे। तो सबसे पहले अपन यहाँ मानेंगे ये कि क्षेत्रफल मैंने मान लिया a और उनके बीच की दूरी मैंने मान ली d, ठीक है। तो जो फॉर्मूला होगा उसके अंदर a की जगह a अपन ने मान लिया, एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन नॉट बाई d की जगह मैंने d मान लिया, उनके बीच की दूरी इंटू एप्सिलॉन आर की वैल्यू 1, ठीक है, क्योंकि यहाँ वायु है। तो C1 जो आ जाएगा, यानी फर्स्ट कंडीशन के लिए C1 जो आ जाएगा वो आएगा ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, ठीक है। इसकी वैल्यू ऊपर दे रखी है, C1 की वैल्यू, ये अपन यहाँ लिख लेते हैं, जिसको आगे अपन यूज़ लेंगे, ठीक है। अब है केस 2, जब परावैद्युतांक 6 का माध्यम भर दिया जाए, यानी कि एप्सिलॉन आर की वैल्यू यहाँ अपने को रखनी है 6, और इसके साथ साथ एक कंडीशन और दी है कि इनकी बीच की दूरी आधी कर दी जाए, ठीक है। तो पहले अगर अपन ने D1 D मानी, तो D2 यहाँ आप क्या मानेंगे D/2, यानी कि पहले जो मानी थी उसकी आधी D/2। अब फिर फॉर्मूले में वैल्यू रख देंगे, क्योंकि क्षेत्रफल वही रखा है, तो a की जगह a एप्सिलॉन नॉट बाई डी की जगह यहाँ D/2 इंटू एप्सिलॉन आर की जगह 6, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2 ऊपर चल जाएगा, तो 12 C2 आ जाएगा 12 ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, ठीक है। ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी ये क्या था C1, ठीक है, C1 क्या था ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, तो यहाँ रख देते हैं 12 इंटू C1। अब C1 की वैल्यू अपने को क्वेश्चन में दे रखी है, C1 की वैल्यू दे रखी, केस फर्स्ट में जो धारिता है वो दे रखी है, और C2 की वैल्यू पूछिए, तो C1 की क्या थी 8 इंटू 10⁻⁻12, ठीक है। तो C1 की रख देते हैं इसकी जगह
8 इंटू 10⁻⁻12 फेरेड। ठीक है, तो गुणा कर देंगे तो 8 इंटू 12 96 इंटू 10⁻⁻12 फेरेड। ठीक है, अब यहाँ -12 फेरेड को अपन क्या लिख सकते हैं, पिको फेरेड, जो कि एग्जाम क्वेश्चन में अपने को क्या किस में दे रखा, पिको फेरेड में, तो आंसर में भी अपन क्या लिखेंगे, पिको फेरेड। तो C2 आ जाएगा 96 पिको फेरेड। तो ऐसे करके अपन 2 कंडीशन दे रखी थी, दोनों कंडीशन के लिए अलग अलग सॉल्व कर लिया, तो आसानी से अपने पास वैल्यू आ गई। ठीक है।